सॉलिड स्टेट। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सॉलिड स्टेट को हम इस तरीके से क्विक रिवीजन में नहीं कर सकते, तो कुछ पॉइंट साथ साथ लिखने हैं क्योंकि सॉलिड स्टेट आप लगभग फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं, राइट। तो लिखिएगा solids are classified as crystalline solids, and amorphous solids. Amorphous solids are pseudo solids or super cooled liquids with short range order and isotropy. They have irregular cleavage and melt over wide range of टेम्परेचर। मैं सॉलिड स्टेट में गिनी चुनी चीज़ें कराऊंगा जिससे आप चैप्टर पे कमांड ले सकें, इसलिए इसकी वीडियो सपोर्ट नहीं दी क्योंकि वीडियो बहुत ही वास्ट है और उतने की हमें इस वक्त ज़रूरत नहीं है। सॉलिड स्टेट पर उस पर कोई ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं। सॉलिड स्टेट पे जो क्वेश्चन बहुत टिपिकल हैं, जो पास्ट में आते रहे हैं, वो अब आते नहीं हैं, जो मैथमेटिकल फॉर्मेट पर है। अभी हमें कंसेप्चुअल अवेकनिंग करनी है सॉलिड स्टेट की। सॉलिड्स आर क्लासिफाइड एज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन होते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब होता है किसी भी यूनिट लेंथ तक आप सिर्फ और सिर्फ चेक कीजिए तो पैकिंग अरेंजमेंट सेम मिलेगा। तो कैटायन एनायन का जो डिस्टेंस है, मॉलिक्यूल्स का जो डिस्टेंस है, वो किसी भी लेंथ पर सेम रहेगा। अमॉर्फस सॉलिड्स हैं जिनका पैकिंग अनइवन है, इरेगुलरिटी है, सॉफ्ट सॉलिड, इनको हम सुपर कूल्ड लिक्विड्स कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल ग्लास है। तो अमॉर्फस सॉलिड जो हैं उन्हें सूडो सॉलिड्स कहा जाता है। ये आइसोट्रॉपी फिनोमेना शो करते हैं एंड दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर मीन्स आपके पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा। अब ये जो वर्ड है ये कहाँ काम आता है? इम्प्यूरिटीज चेक करने के। तो अगर कोई आपसे कहे कि मेल्टिंग पॉइंट इज अ प्रूफ ऑफ इम्प्यूरिटी और प्योरिटी इन सॉलिड्स, आंसर है यस। अगर आपके पास प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा। अगर एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पर मेल्ट हो रहा है, कुछ थोड़ा हिस्सा मेल्ट हो जा रहा है, फिर थोड़ा हिस्सा मेल्ट हो जा रहा है, फिर थोड़ा हिस्सा मेल्ट हो जा रहा है, इट मीन्स उसमें इम्प्योरिटीज हैं। इसीलिए कई जगह पूरी केमिस्ट्री में इंक्लूडिंग इलेक्ट्रो फ्यूजन मिक्सचर वर्ड यूज आता है। फ्यूजन मिक्सचर का मतलब है दो सॉलिड्स को मिक्स करके उनके मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करना। जैसे ही इम्प्योरिटी मिक्स करोगे मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। कोई चैप्टर हो, अगर मैंने कहा मैंने NaCl KCl मिक्स करके फ्यूजन मिक्सचर बनाया, पर्पस क्या रहा होगा? एक पर्पस कॉमन होगा, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी लूज कर देगी। लिखिए, दे कैन बी easily converted into each other
cooling of molten form decides nature of solid. Sudden cooling give amorphous solids and gradual cooling give crystalline solids. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या ये सॉलिड एक दूसरे में कन्वर्टिबल हैं, आंसर है यस, डिपेंडिंग अपॉन कि आप उनको कैसे यूज कर रहे हैं. अगर आपने मोल्टन फॉर्म को सडन कूलिंग दे दी, उसे सॉलिडिफिकेशन टाइम नहीं दिया, तो इरेगुलर पैकिंग आएगी. अगर आपने स्लो ग्रेजुअल कूलिंग दी तो वो आपको रेगुलर लॉन्ग रेंज ऑर्डर देगा. राइट. स्लो ग्रेजुअल कूलिंग लीड्स टू क्रिस्टलाइन सॉलिड लॉन्ग रेंज ऑर्डर. राइट. आप सभी जानते हैं, जो भी चश्मा लगाते हो तो पर्टिकुलरली जानते हैं, आज की डेट में हमारे पास बहुत सारे जो शीशे आ रहे हैं, शीशे की जगह वो कहते हैं कार्बोनेट्स हैं, क्योंकि उनके ऊपर एंटी ग्लेयर कोटिंग आसानी से लगाई जा सकती है. कार्बोनेट्स क्या है? आयनिक सॉलिड है. आयनिक सॉलिड ट्रांसपेरेंट नहीं होते, राइट, मार्बल जैसे होते हैं. तो उनको कैसे कार्बोनेट को शीशे में कन्वर्ट किया जाता है? मोल्टन फॉर्म को सडन कूलिंग दे देते हैं. सडन कूलिंग देंगे तो जो हमने पहना हुआ है ये कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल ट्रांसपेरेंट दिखेगा. राइट. अगर आपसे कोई पूछे ओल्ड विंडो पेन्स, एक समय के बाद उसमें मिल्कीनेस आ जाती है. अगर एक पुरानी बिल्डिंग का शीशा है और काफ़ी सालों से वहीं है और धूप सीधी पड़ रही है, वो कई बार हमें मिल्की दिखाई देता है. जितना मर्जी कपड़ा मार ले वो साफ नहीं होता है, क्योंकि उसकी क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो गई है, क्योंकि उसके अंदर की जो लेयर्स हैं वो हीट कूल ग्रेजुअल कूलिंग हो गई है. ग्रेजुअल कूलिंग होते ही वो क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट हो गया. राइट. सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारी डे टू डे लाइफ में ग्लास ही है, क्योंकि ग्लास की कंपोजिशन मिट्टी है. हम सोच भी नहीं सकते कि मिट्टी शीशा बन जाती है. जिसको नहीं पता है उसको बोलो मिट्टी और शीशा एक ही चीज़ है, वो बोलेगा हो ही नहीं सकता, दोनों का टेक्सचर इतना डिफरेंट है. तो जो मिट्टी है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म है, जो शीशा है वो एमॉर्फस फॉर्म है, लेकिन कंपोजिशन कहीं ना कहीं एक जैसी है. राइट. लिखिए. तो हम इस चैप्टर में कौन सी चीज़ पढ़ते हैं? एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन? क्रिस्टलाइन, क्योंकि एमॉर्फस में कुछ भी फिक्स नहीं है. लिखिए. crystalline solids are divided in 4 categories. Ionic, covalent, molecular and metallic. Depending upon nature of constituent particles, their constituents are ions, atoms, molecules and atoms.
रिस्पेक्टिवली। आयनिक सॉलिड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स होते हैं, कोवेलेंट आयंस होते हैं। कोवेलेंट सॉलिड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और मेटेलिक सॉलिड के वापस एटम हो जाते हैं। देखिए आगे, ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ। कोवेलेंट सॉलिड्स more than ionic solids, more than molecular solids। मेटेलिक सॉलिड जो हैं वो इनके बीच में नहीं आते, क्योंकि मेटेलिक सॉलिड्स कैन बी एज हार्ड एज कोवेलेंट सॉलिड्स, एज सॉफ्ट एज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड्स डिपेंड्स अपॉन strength of metallic bond। मेटेलिक सॉलिड्स में मेटल की बॉन्ड स्ट्रेंथ मैटर करती है कि वो बॉन्ड कैसा स्ट्रांग होगा। इस ऑर्डर के कारण बॉन्डिंग चैप्टर में बच्चे गलती कर जाते हैं, या बॉन्डिंग चैप्टर के कारण यहां गलती कर जाते हैं। कौन सा बॉन्ड स्ट्रांगर होता है? आयनिक। सॉलिड कौन सा स्ट्रांगर है? कोवेलेंट। क्योंकि कोवेलेंट सॉलिड में सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है, आयनिक सॉलिड में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों फोर्स है। कोवेलेंट सॉलिड का बेस्ट एग्जांपल कार्बोरंडम एंड डायमंड है, जिसमें हर एटम एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है। सभी कोवेलेंट सॉलिड्स को नेटवर्क सॉलिड्स कहा जाता है। नेटवर्क सॉलिड्स कहा जाता है। पढ़ाना इसलिए ज़रूरी था ये ऑर्डर, क्योंकि बच्चे मॉलिक्यूलर सॉलिड से मिक्स कर जाते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड है आपके पास आइस, मॉलिक्यूलर सॉलिड है कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड है I2 सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में आपके पास जो है वो सब्लिमेशन प्रॉपर्टी है, और कोवेलेंट सॉलिड्स में ऐसा नहीं है। कोवेलेंट सॉलिड्स में स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। क्लियर हो गया? चलो आगे। arrangement of constituent particles, arrangement of constituent particles is known as space lattice, and they are divided in 7 types. Depending upon length of their sides and angle between these sides. Cubic is most ordered as alpha is equals to beta is equals to gamma is equals to 90 degree, and A is equals to B is equals to C, while triclinic is most disordered, where A is not equals to B is not equals to C,
अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा इज नॉट इक्वल्स टू गामा। क्यूबिक सॉलिड जो है वो एक अच्छे साइंस स्टूडेंट की ड्राइंग है, एक अच्छे आर्ट स्टूडेंट की ड्राइंग है, और ट्राई क्लिनिक है जिसकी ड्राइंग आती ही नहीं जिसको, राइट। कोई लाइन सीधी नहीं मारनी आती, कोई एंगल सीधा नहीं बनाना आता। तो आपके पास क्रिस्टल लैटिस जो है 7 टाइप्स है, ये डिपेंड करता है इनकी लेंथ का अरेंजमेंट क्या है और उनके बीच का एंगल क्या है। मैं भी परफेक्ट क्यूब नहीं बना रहा हूं, पर आपको एबीसी समझाने के लिए एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं। आपके पास ये ए है, ये बी है, ये सी, बेस, फ्रंट, साइड। इनके बीच के जो एंगल हैं, एक अल्फा है, एक बीटा है, एक गामा है, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ दीज एंगल्स, वी क्लासीफाई देम इन 7 कैटेगरीज: क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल एंड ट्राइक्लिनिक लाइकवाइज। तो आपके पास इस बेसिस पर 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम बनाए गए हैं। तो एज अ स्टूडेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हाउ मेनी क्रिस्टल सिस्टम्स आर देयर, हाउ दे आर क्लासिफाइड, ऑन विच ग्राउंड्स हम इन्हें क्लासिफाई करते हैं। ये एक्चुअल हैं क्या? रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप्स हैं जो मैथ ने ली हैं, कि अगर मैं एक डिब्बा जैसा बनाऊं तो मैं कितनी तरीके से उसे बना सकता हूं। आज मॉडर्न टाइम में बहुत सारे डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर भी बनते हैं, कुछ मॉडर्नाइज स्ट्रक्चर्स हैं क्रिस्टल के, लेकिन जो हम पढ़ते हैं वो हैं जिनमें ये कुछ रिलेशन बनाए जा सकते हैं, राइट। पर क्या सॉलिड पार्टिकल ऐसे दिखते होंगे? नो। ये हमारा तरीका है उनको स्टडी करने का। लिखिए, on the basis of arrangement of constituent particles, they have 4 types of unit cells. A unit cell is smallest, repetitive unit responsible for a space lattice. तो जैसे आप फिजिक्स में टेस्ट चार्ज पढ़ते हैं और टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ के जनरलाइज कर देते हैं, ऐसे ही केमिस्ट्री में हम यूनिट सेल पढ़ते हैं। यूनिट सेल की प्रॉपर्टीज को हम जनरलाइज कर देते हैं, हमने कैसे स्टडी करना है। तो यूनिट सेल जो है वो स्मॉलेस्ट रिपीटेड यूनिट है। क्योंकि हम क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ते हैं तो उस छोटे यूनिट की प्रॉपर्टीज और पूरे सॉलिड की प्रॉपर्टीज सेम होंगी। जब आपने पहली बार फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट में टेस्ट चार्ज पढ़ा, आपको टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ाई गई, फिर उसको इंटीग्रेट करके लेंथ बना दी, इंटीग्रेट करके शीट बना दी, और वही प्रॉपर्टीज एज इट इज एग्जीक्यूट कर दी। क्यों कर पाए? क्योंकि फिजिक्स में जो कंडक्टर है वो मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो उस मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। तो छोटे से पार्टिकल को स्टडी करोगे, पूरे पार्टिकल की नेचर सेम ही आएगी, राइट। लिखिए आगे। दे आर क्लासिफाइड एज
सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड फेस सेंटर्ड, ये 4 कैटेगरी। ओनली ऑर्थोरोम्बिक solids have all 4 types, right? तो आपके पास ये चारों क्रिस्टल स्ट्रक्चर इकट्ठे एक सॉलिड में नहीं देखने को मिलते हैं। ये चारों जिसमें हैं उसे ऑर्थोरोम्बिक कहते हैं, राइट? लिखिए, on the basis of ऑर्थोरोम्बिक कोई भी है उसमें सारे होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल्स solids have 14 Bravais lattices. We study cubic, which has 3 types. क्योंकि आप इस आर्टिकल को पहली बार पढ़ रहे हैं तो मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं आपको। आपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किसी भी स्पीशीज में, केमिस्ट्री कहती है स्फेयर है, हमने स्फेयर्स के सेंटर्स को कनेक्ट किया और एक स्ट्रक्चर बना दिया। ये क्या बन गया हमारे पास? अ टाइप ऑफ क्यूब को टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, है ना? तो हमारे पास इसके ऊपर एक और टोपी रख दी और उसको हमने 3D स्पेस में स्टडी कर लिया। तो हमने कहा हमारे पास एक सिंपल क्यूबिक लैटिस है जिसे SC कहा जाता है। इस SC लैटिस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पर हैं और कहीं नहीं है। ये सिंपल अरेंजमेंट सातों यूनिट सेल में, सातों क्रिस्टल लैटिस में है। तो 7 तो यही है, क्योंकि ये तो बेस स्ट्रक्चर बनाएगा। कॉर्नर्स को जोड़ा, उसकी शेप देखी, अगर वो सारा परफेक्ट आ गया तो क्यूब बोल दिया, कुछ परफेक्ट आया कुछ नहीं आया तो ऑर्थोरोम्बिक या मोनोक्लिनिक कह दिया। इस तरह से हमने स्ट्रक्चर्स को तैयार किया। जब हमारे पास एक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पर तो हैं ही हैं, लेकिन कॉर्नर के अलावा फेस के सेंटर में भी हैं। फेस तो आप समझते हो ना, दीवारें, राइट? तो मेरे पास इन फेसेस के सेंटर में भी एटम हैं, तो इसे फेस सेंटर्ड कह देते हैं, राइट? तो कॉर्नर के अलावा सेंटर में आ गए। जब हमारे पास यही चीज कॉर्नर के अलावा 2 अपोजिट फेस के सेंटर में आता है तो उसे एंड फेस कह देते हैं। अगर वो कॉर्नर के अलावा बिल्कुल सेंटर में आ जाता है तो उसे बॉडी सेंटर कह देते हैं। तो ये मेरे पास 4 तरह के यूनिट सेल हैं
जिनके कॉम्बिनेशन से 14 ब्रेविस लैटिस बने हैं। ये चारों सिर्फ ऑर्थोरोम्बिक में हैं। ऑर्थोरोम्बिक होता है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। तो मैंने लगभग सीधी लाइनें लगाई हैं, पर मेरी कोई भी साइड बराबर नहीं है। इसका मतलब ये सारे ऑर्थोरोम्बिक हैं, राइट। तो जो आपके पास 90 डिग्री एंगल है लेकिन साइड कोई भी बराबर नहीं है, तो उसे ऑर्थोरोम्बिक कहा जाता है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर स्फीयर। हमने स्फीयर्स के सेंटर को पकड़ा, आपस में कनेक्ट कर दिया, उसके बाद उसको 3D शेप में जनरेट कर दिया। जो स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिक शेप बनी उसको नाम दे दिया क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल। और फिर उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बनाने के बाद कुछ बीच की जगह खाली बच गई, वहाँ पे कुछ एटम रह गए। ये तो आपको दिखाने के लिए मैंने दूर दूर बनाए हैं। ये सॉलिड है तो सब चिपके हुए हैं। दे ऑल आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। ड्रॉ कीजिए। आदित्य अरोड़ा जी, आप ऑनलाइन क्यों हैं? मैं क्लास चंडीगढ़ रखूंगा तो चंडीगढ़ वाले सारे ऑफलाइन चाहिए, पंचकूला रखूंगा तो पंचकूला सारे ऑफलाइन चाहिए। और अगर तुम में से कोई ऑफलाइन ही आना चाहता तो मुझे बताओ, फिर मैं भी घर से क्लास लूँ। फिर जरूरी मैं दौड़ भाग के आऊँ? घर पे तो वैसे ही लेंगे जैसे हमने कोविड में ली थी, कुर्सी पे बैठ के सामने कंप्यूटर लगा के, हेडफोन लगा के। मेंस के पीवाईक्यू कर लो। वैसे सॉलिड के क्वेश्चन एडवांस में आते तो अलग टाइप ही हैं, बट अगर सॉलिड बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं किया है तो मेंस के भी करोगे ही। मेरे ख्याल से भी पीवाईक्यू तो रहने ही दो, एडवांस के ही पकड़ लेना। सिर्फ अभी पहले टॉपिक को अंडरस्टैंड करो। आपने तो सात्विक थोड़ा पढ़ रखा है पहले, लेकिन इन्होंने किसी ने पढ़ा हुआ नहीं है, तो मेरी एडवाइस है कि सिर्फ वो पढ़ो जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस, दोनों इंटरकन्वर्टिबल कैसे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे कैसे स्टडी किए जाते हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उनको नाम क्या दिए गए हैं, कितनी उनकी टाइप्स हैं, ब्रेविस लैटिस और क्रिस्टल सिस्टम में क्या फ़र्क है। क्रिस्टल सिस्टम में सिर्फ साइड से कंसर्न है, एंगल से कंसर्न है। ये 7 टाइप होते हैं, लेकिन क्रिस्टल लैटिस कुछ होता ही नहीं है जब तक ब्रेविस लैटिस ना आए, क्योंकि ब्रेविस लैटिस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट के लिए मुझे ऐसा कुछ स्टडी करने की नीड है। अगले पेज पे एक एक्सपेरिमेंट करूंगा इस बोर्ड का। शेप टेक्स्ट सिलेक्टिव पेन लूंगा, तो मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, लिखा गया होगा उस पर ध्यान न देना। हो सकता है गलत कर देते, हो सकता है सही कर दे, एक्सपेरिमेंट करने के आज है। तो राइटिंग थोड़ी सुधर जाएगी, जो मैं लिखूंगा साफ लिख देगा। चलो आगे। These solids can be elementary solids or
आयनिक सॉलिड्स, सब गड़बड़ कर दिया इसमें, छोड़ो। In case of elementary solids, all constituents are identical while in ionic solids cations are generally smaller than anions. Arrangement of these particles is known as close packing of solids. In case of elementary solids are metallic solids. In case of elementary solids, lattices made up of atoms and there are free spaces known as voids. आपके पास सॉलिड्स को कैटेगरी में पढ़ा जाता है एलिमेंट्री सॉलिड एंड आयनिक सॉलिड। एलिमेंट्री सॉलिड है जिंक का, आयरन का सॉलिड, जिनका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक जैसा रहता है। लेकिन एलिमेंट्री सॉलिड जो हैं वो आप आयनिक सॉलिड में कैटायन और एनायन रहते हैं जो एक दूसरे से अलग साइज के होते हैं। जनरली कैटायन छोटे क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हाइड्राइड और फ्लोराइड छोटे हैं, रेस्ट सभी एनायंस बड़े होते हैं। सभी कैटायंस एनायन से छोटे होते हैं, लेकिन H नेगेटिव और F नेगेटिव स्मॉलर एनायंस हैं, वो कई जगह कैटायन से छोटे हो जाते हैं। तो आपके पास जो बड़ा एटम होगा वो सॉलिड बनाएगा। लिखिए, इन केस ऑफ आयोनिक solids, bigger ion, in case of ionic solids, bigger ion forms close packing while smaller ion occupy voids. Type of voids occupied by smaller ion is decided by their radius ratio. Voids in solids are classified as trigonal void,
ट्राइगोनल वॉइड, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड क्यूबिक। हमने कहा जितने एलिमेंट्री सॉलिड हैं, आयरन, जिंक, सोडियम, कॉपर, गोल्ड, सबका पार्टिकल साइज सेम रहना है। हजारों एटम हैं, तो उनके बीच में जो खाली जगह बचेगी वो खाली ही रहती है। लेकिन जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो क्लोज, कॉम्पैक्ट, हार्ड सॉलिड क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पैकिंग बड़ा आयन बनाता है और छोटा आयन बीच के स्पेसेस में चला जाता है। नॉर्मली बड़ा आयन एनायन है तो वो लैटिस बनाएगा और छोटे छोटे स्पेसेस में जो है वो कैटायन जाएंगे। कौन सा अरेंजमेंट होगा, ट्राइगोनल होगा, टेट्राहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा या क्यूब होगा, वो डिसाइड किया जाएगा रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन कितना है। मैं क्या कहना चाहता हूं वो समझेंगे। क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग को ऐसे नाम क्यों दिया गया? क्योंकि हमने स्फीयर्स को अरेंज करना है। तो हाउ इफेक्टिवली वी कैन अरेंज द स्फीयर्स। तो हमने कहा हमने स्फीयर्स को जब 1D में अरेंज किया तो आपके पास ये एक एटम था, इसको दो सराउंड कर रहे थे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 था। ये फर्स्ट लेवल हो गया। सेकंड लेवल है मैंने इन एटम्स को अरेंज किया और इनके साथ इनकी और लेयर्स को भी अरेंज कर दिया। मैंने इनके साथ इनकी कुछ और लेयर्स को भी अरेंज कर दिया। अब मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं इन लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर सकता था और इन लेयर्स को बीच की खाली जगहों पर प्लेस कर सकता था। इनको नाम देने के लिए हमने एक एटम को सिलेक्ट किया और चेक किया कि वो कितने और एटम के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है। कितने एटम के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में था? 6। तो हमने कहा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कह दिया। यहां पर मेरे पास 1 2 3 4 ही कोऑर्डिनेशन में है, तो इस 4 कोऑर्डिनेशन नंबर को हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग कह दिया, राइट। तो 1D में लीनियर अरेंजमेंट था, 2D में हमारे पास हेक्सागोनल या स्क्वायर आ गया। विच पैकिंग विल बी क्लोजर, HCP और स्क्वायर क्लोजर? HCP, क्योंकि यहां पर ज्यादा एटम इसके साथ टच कर रहे हैं। तो हमने जब 3D में स्टडी करना था, हमने कहा अगर एटम्स की लेयर एक दूसरे के ऊपर आ रही है तो इसको हमने एक लेयर कह दिया ए। ये तीनों लेयर आइडेंटिकल हैं, सब एक दूसरे के ऊपर एज इट इज आ रही है, ऐसे 1 2 3। हमने कहा ये जो एटम है इसके ऊपर एक है, इसके नीचे एक है और आसपास 4 एटम हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है 3D में और इसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। जो आपने भी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाया था वही अरेंजमेंट है। हमारे पास दूसरा अरेंजमेंट था, हमने एटम्स को बीच के स्पेसेस में रखा। क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये किसी भी जंक्शन पे भूलना नहीं है। क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा तो अरेंजमेंट फिक्स रहेगा। अब क्या किया हमने,
हमने यहां पर 2 लेयर्स ली, हमने यहां पर 2 लेयर्स ली और हमने कहा हमारे पास जो स्पेस नीचे दिखाई दे रहा है वो रेड है और जो ऊपर दिखाई दे रहा है वो येलो है। अब जो नेक्स्ट लेयर रखेंगे वो इसके ऊपर रखेंगे और तो कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि पैकिंग है एटम के ऊपर एटम या खाली जगह के ऊपर एटम। तो हमने क्या किया, इस लेयर को उठाकर इन एटम्स के ऊपर प्लेस कर दिया, राइट। अब हमने इन एटम्स के ऊपर प्लेस कर दिया, दिस इज व्हाट वी हैड डन, राइट। अब हमारे पास सारा सिलेक्ट कर दे यार, तभी तो फायदा पढ़ाने का। अभी भी इसने एक ही लेयर सिलेक्ट की ना, पिछली नहीं की। चलो फिर तो ऐसे ही रखते हैं, खराब हो जाएगा। तो अब आपके पास तीसरी लेयर में आपके पास ऑप्शन है, तीसरी लेयर में आपके पास ऑप्शन है, या तो आप इसके ऊपर प्लेस करें जो कॉमन स्पेस नीचे रह गया, या आप जो है इसके ऊपर प्लेस करें जो नया स्पेस क्रिएट हो गया, राइट। देयर आर 2 ऑप्शंस, या तो उसके ऊपर करें या उसके ऊपर करें। तो जब हमने ऐसा करके देखा तो हमारे पास अरेंजमेंट आया ए बी ए बी, और हमारे पास अरेंजमेंट आया ए बी सी ए बी सी। इसने जब अरेंजमेंट लिया, इसने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ली, इसने जब अरेंजमेंट लिया, इसने क्यूबिक क्लोज पैकिंग ली, जिसे हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। इसमें अगर आप इस एटम की तरफ ध्यान दो, जिस एटम को मैंने ब्लैक से हाईलाइट किया है, इसके सराउंडिंग व्हाइट कितने एटम हैं? 6। इसके ऊपर रेड कितने एटम हैं? 3। 1 2 3। इसके नीचे रेड कितने होंगे? 3, क्योंकि ए बी अरेंजमेंट है। अगर मैंने ब्लैक वाले के ऊपर एटम रखा तो व्हाइट वाली लेयर रिपीट आएगी, और अगर मैंने ग्रीन वाले पर रखा या येलो वाला जो बच गया था तो एक नई लेयर आएगी। जब नई लेयर बनाऊंगा, हटा दूंगा, ध्यान से देखना, मैं नई लेयर इसके ऊपर लगा रहा हूं, तो अब जो नीचे वाला व्हाइट था उसके नीचे ब्लैक वाले कितने एटम आ गए? 3। इसलिए आपके पास ये अरेंजमेंट चाहे ए बी हो चाहे ए बी सी हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 रहता है, पैकिंग फ्रैक्शन 74% रहता है, और यहां पैकिंग फ्रैक्शन 52% रहता है। तो जो सॉलिड हैं वो 1D में होते हैं, 2D में होते हैं, 3D में होते हैं? 3D में होते हैं। तो 1D और 2D जो है वो सिर्फ एक बिगिनिंग है, हाउ वी आर क्रिएटिंग इट। जो एक्चुअल सॉलिड है वो 3D है, या तो वो मेरे पास इस फॉर्म में है या वो मेरे पास इस फॉर्म में है। तो 3D में जो स्टैंडर्ड क्लोजेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट है वो 3 ही है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल 52%, हेक्सागोनल क्यूबिक यूनिट हेक्सागोनल लैटिस 74%, एंड फेस सेंटर्ड 74%, राइट। जब मैं स्फीयर को एक दूसरे के साथ चिपका के बनाऊंगा, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी दूंगा, तो है 10 मिनट। तो उस क्लोज पैकिंग को मैं मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे रखूंगा, तो मेरे पास 3 तरह के अरेंजमेंट आएंगे। एक ए टाइप,
ऑल थ्री लेयर्स आर आइडेंटिकल, 4 एटम अपनी लेयर के, एक ऊपर एक नीचे, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6, पैकिंग एफिशिएंसी विल बी 52%। आधा स्पेस खाली होगा, आधा स्पेस भरा हुआ होगा। जब मैं इसे ए बी अरेंजमेंट दूंगा तो ये अरेंजमेंट हेक्सागोनल यूनिट सेल में कन्वर्ट होगा, हर एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा, पैकिंग एफिशिएंसी 74% होगी, इसमें हर तीसरी लेयर पहली लेयर का रेप्लिका होगी। फिर मैं जब तीसरा अरेंजमेंट बनाऊंगा तो ए बी सी बनाऊंगा, इसमें हर एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 रहेगा, ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहलाएगा क्योंकि ये 3D में क्यूब में कन्वर्ट होगा। लेकिन क्यूब की कौन सी पैकिंग में कन्वर्ट होगा? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में होगा। हमने कहा क्यूब में 3 तरह के यूनिट सेल होते हैं, सिंपल, फेस, बॉडी सेंटर। तो सिंपल क्यूबिक क्या हुआ? ये हो गया। फेस सेंटर क्या हुआ? ये हो गया। कौन सा बच गया? बॉडी सेंटर। ये पेपर का क्वेश्चन हो जाता है, आउट ऑफ द 3 क्यूबिक अरेंजमेंट which does not follow any close packing, right? Clear हो गया? So this is how solid state is being developed. अब आपने अपने लिए लिखना क्या है वो लिखो। A is simple cubic cell where coordination number of each sphere is 6. Three atoms of its own unit cell and 3 from adjacent unit cells. AB is hexagonal close packing, इसको HCP कहा जाता है, where coordination number of each unit cell, sorry, coordination number of each sphere is 12. With packing efficiency of 74%. Each third layer is replica of first. सर सेकंड लेयर नहीं होगा? हाँ जी, सेकंड लेयर नहीं होगा इस वाले में? फर्स्ट लेयर थर्ड लेयर की रेप्लिका है, ए बी। Coordination number 12, packing efficiency is 74%. Here packing efficiency is 52%. लिख लिया? ABC is cubic close packing where coordination number of each sphere is 12. With packing efficiency of 74%, it is developed as FCC,
fourth layer is replica of first. Body centered cubic lattice does not follow any close packing. तो ABC HCP में जाती, ABC CCP में आती है। पैकिंग एफिशिएंसी 74% है। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। इसको फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की तरह देखा जाता है। थोड़ी सी आपकी विजुअलाइजेशन इंक्रीज हो, इसलिए एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ कर लो। ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। ए बी लाइकवाइज। अब अगर इस एटम को आप टारगेट कर रहे हो, 6 अपने हैं, 3 ये हैं, 3 ऐसे नीचे हो गए, सो वी कॉल इट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये है आपके पास ए बी अरेंजमेंट। ए बी सी ए। इसको अभी मैं क्यूबिक में चेंज करूंगा। जब मैं क्यूबिक में चेंज करूंगा तो कोई साथ साथ लिखेगा नहीं, समझने का प्रयास करेंगे कि इसको FCC क्यों कहते हैं। इसी इमेजिनेशन के कारण मैंने वीडियो लेक्चर्स नहीं भेजे। रुक जाइएगा। ये लेयर ऐसे बनाई गई है ताकि इसको रिलेट कर पाए, लेकिन ये एज इट इज ऐसी लेयर नहीं है। ये क्या चीज है? ये ऊपर वाली लाइन ये है। जो नीचे वाले 2 एटम हैं वो मेरे पास ऐसे आने हैं, और जो तीसरा एटम है वो ऐसे आना है। राइट? तो आपके पास ये लेयर ऐसे बनाई गई है। जो आपने येलो से बनाई है वो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके टेढ़ी खड़ी की है। जो आपने
एक ग्रीन से कलर से बनाई है वो ऐसे है। तो ये वाली लेयर ऐसे टेढ़ी, दूसरी लेयर ऐसे टेढ़ी, तीसरा यहाँ नीचे है, चौथा यहाँ ऊपर है, उसको सीधा किया तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल बन गया, राइट। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल बन गया। तो इस तरह से ये अरेंजमेंट ड्रॉ किया गया है, राइट। तो ये आपके पास एटम्स का अरेंजमेंट है जो फेस सेंटर्ड बनता है, ए बी ए बी ए बी लाइकवाइज। तो वो बेसिकली स्लांटेड लाइंस हैं, वो सीधा फेस नहीं बनाया गया है। नोट कीजिए, ये वाला नोट कर लीजिए, या इसको भी कर ले तो सिंपल ही है, करो फटाफट। ऑनलाइन वालों कलर स्कीम शायद दिख नहीं रही, मेरी स्क्रीन पे तो दिख नहीं रही, थोड़ा सा कोशिश करो अलग अलग कलर्स लेके। अभी शायद कलर बेटर हुए हैं, मेरे पास तो बेटर हो गए। बेटा क्लासेस हम ट्यूसडे सैटरडे लगाएंगे अगले हफ्ते के लिए और उससे अगले हफ्ते के लिए, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या करना है। फिलहाल एजेंडा ट्यूसडे थर्सडे रखेंगे, टाइमिंग मॉर्निंग 10 ही रखेंगे। हो सकता है कि इस दिन 10:30 करनी पड़े, अनाउंस कर दूंगा पहले। अगली क्लास का टॉपिक रहेगा सॉलिड की कंप्लीशन और सॉल्ट एनालिसिस। उसके बाद वाली क्लासेस में क्वेश्चन चलेंगे, तो आपको क्वेश्चंस भेज दूंगा ग्रुप पे और उन क्वेश्चंस की डिस्कशन क्लास में करेंगे। तो अगर कोई पूछे फेस सेंटर्ड में इस एक एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा तो क्या बोलोगे? 12। दिख नहीं रहा पर 12, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, every atom will be surrounded by 12 atoms because it is ABC arrangement following coordination number of 12। समझ गए इसको? एक वॉइड क्लियर कर देता हूं, बाकी अगली क्लास में कर लेंगे। सर जी जो क्वेश्चन दोगे वो मतलब असाइनमेंट की तरह हमें करने हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बेटा रेडियस ऑफ, साथ साथ ही लिख लीजिएगा, रेडियस ऑफ void upon radius of sphere means radius of cation upon radius of anion। ये रेडियस रेशो है जो फिक्स रहती है। ये आपके पास 3 एटम के बीच में एक छोटा स्पेस है, इस स्पेस को ये 3 एटम सराउंड कर रहे हैं, तो इसे हम ट्राइगोनल वॉइड कहते हैं। ट्राइगोनल वॉइड कहते हैं। इसकी वैल्यू 0.15 टाइम ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर होती है, राइट। आपके पास इन स्फीयर्स के बीच में एक खाली स्पेस है जो थोड़ा बड़ा हो गया और ऊपर वाले एटम को टच कर पा रहा है, तो उसे हम
टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। इस टेट्राहेड्रल वॉइड की वैल्यू 0.225 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर होती है। 3 एटम सीधे हैं और 3 एटम उसी के ऊपर इन्वर्टेड होल्ड है और इनके बीच में एक खाली जगह है जिसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहा जाता है। इसका साइज 0.414 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर होता है। ये सब डायमेंशंस डेरिवेशंस हैं, बट आपको अभी उसकी नीड नहीं है। इट विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम, है ना। यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल के सेंटर के साथ हम रेडियस बना लेते हैं। इस लाइन को इंटरसेक्ट बनाएंगे तो रेडियस ऑफ वॉइड और रेडियस ऑफ स्फीयर आ जाएगा। फिर हम cos थीटा की प्रॉपर्टी लगा देंगे और वहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा। इसी तरह इसमें √2 की प्रॉपर्टी आती है, इसमें √3 की प्रॉपर्टी आती है। अकॉर्डिंगली हमारे पास वैल्यूज आ जाती है। फर्स्ट वाला ड्रॉ कर लिया, ये तो इरेज कर दूं, मुझे क्यूबिक वॉइड चाहिए ना। ये मेरे पास क्यूबिक वॉइड है, इसकी वैल्यू 0.732 ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर है। इनको मैं क्लोज नहीं कर पा रहा, ये पूरा एक क्यूब है जिसके बीच में ऊपर और नीचे वाली लेयर के साथ सराउंडिंग है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 रहता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहता है। तो मेरे पास टेट्राहेड्रल वॉइड का साइज जो भी एटम लेयर बना रहा होगा उससे 0.225 होगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का साइज जो भी लेयर बना रहा होगा उससे 0.414 होगा। क्यूबिक वॉइड का साइज जो भी लेयर बना रहा होगा उससे 0.732 रहेगा। राइट? आप अपनी तरफ से घर पे कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिजिकल केमिस्ट्री की प्रैक्टिस करो। सैटरडे को जो पहली असाइनमेंट डिस्कशन होनी है या टेस्ट की तरह लूँगा देख लूँगा, तो वो मेरी फिजिकल केमिस्ट्री रहेगी। राइट? नेक्स्ट सैटरडे वी विल डिस्कस ईदर क्वेश्चन और वी विल टेक अ कंप्लीट टेस्ट फॉर्म फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। अगली क्लास अकेली क्लास है जहाँ मैंने पढ़ाना है, उसके बाद मैंने सिर्फ क्वेश्चंस कराने हैं। एक क्लास ऑर्गेनिक, एक क्लास इनऑर्गेनिक, एक फिजिकल। उसके बाद जितना समय अवेलेबल होगा, जितने दिन आप आ सकते होंगे, उसके हिसाब से लगाएंगे।